हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद निशा। आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 है। ये चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग। तो आइए हम अपना चैप्टर 3 पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। पहला पॉइंट जो हो जाएगा हमारा वो ये है, देखिए महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। देखिए 1919 में संस्कृत के विद्वान वीएस शाक्तांकर के नेतृत्व में कई विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। 1919 में संस्कृत के विद्वान थे ये वीएस शाक्तांकर। इनके नेतृत्व में और भी कई विद्वान थे, उन्होंने मिलकर महाभारत का यह समालोचनात्मक तैयार किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देश में अलग अलग भागों से लिखी महाभारत की पांडुलिपियों को इकट्ठा किया। देश में अलग अलग जगहों से पांडुलिपियां भी इकट्ठी की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्वानों ने इनका अच्छे से अध्ययन किया और ऐसे श्लोकों का चयन किया जो तकरीबन सभी पांडुलिपियों में पाए गए हैं। जो विद्वान थे ना, उन्होंने ये जो पांडुलिपि थी ना, इनको अच्छे से सोचा, विचारा, समझा, इनका अध्ययन किया और ऐसी पांडुलिपियां जो तकरीबन अधिकतर सभी पांडुलिपियों में पाई गई हैं, वो पांडुलिपियां ली थी ये समालोचनक तैयार करने में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसे पूरा करने में 47 साल लगे। 47 साल, देखिए ये कम नहीं होते हैं। इसे पूरा करने में 47 साल लगे और 13,000 पेजों में फैले कई ग्रंथ खंडों में प्रकाशन हुआ। देखिए एक बुक बहुत 13,000 पेज थे इसके। ठीक है, 13,000 पेजों में थी और फिर ये प्रकाशन हुआ इसका, इस बुक का, और इसे 47 साल लगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बंधुता एवं विवाह। देखिए इसमें क्या है, परिवार। एक ही परिवार के लोग भोजन और दूसरे संसाधनों को आपस में बांटकर प्रयोग करते थे। जो यहाँ परिवार है ना, इसमें एक ही परिवार के लोग एक तो भोजन और एक जो दूसरे संसाधन है उनको आपस में बांटकर प्रयोग करते थे। ठीक है, फिर ये लोग एक साथ रहते थे। ये लोग अनुष्ठान करते थे, मतलब कि पूजा पाठ वगैरह ये सब एक साथ करते थे। सेकंड पॉइंट है इसका, देखिए पारिवारिक रिश्ते रक्त संबंध माने जाते थे। जो परिवार के जो रिश्ते हैं ना, वो रक्त संबंध मतलब कि खून के माने जाते थे। कुछ परिवारों में चचेरे भाई बहन को भी रक्त संबंध माना जाता था। मतलब कि जो कुछ परिवार होते थे ना, उसमें भाई बहन हो जाते ना, जैसे कजन्स, हमारे चाचा ताऊ के लड़के या लड़कियां हमारे भाई बहन कजन्स, वो भी रक्त संबंध यानी कि खून के रिश्ते रक्त संबंध माने जाते थे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा। देखिए इस पे मैंने IM लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में आता है अधिकतर। देखते हैं क्या है, पितृवंशिकता व्यवस्था के आदर्श। पितृवंशिकता व्यवस्था के आदर्श। देखिए पितृवंशिकता देश में पहले से मौजूद है। अब पितृवंशिकता क्या है ये देखते हैं। जैसे पिता है, पिता के बाद उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र। जैसे जो पिता की जो संपत्ति वगैरह होगी ना, उस पे अधिकार सिर्फ उसके बेटे का होगा, ना कि लड़की का। जो भी उसकी संपत्ति, उसका जो भी उसके पैसे वगैरह, धन दौलत, जो भी कुछ होगा ना, वो उसके बेटे का होगा, ना कि लड़की का। तो इसको पितृवंशिकता कहते हैं। जैसे अभी कोई पिता है, उनकी डेथ हो गई है, तो उसका जो भी संपत्ति, धन वगैरह, वो उसके बेटे को मिल जाएगी, फिर वो उसके बेटे को मिल जाएगी। तो ऐसे ये पितृवंशिकता है जो कि हमारे देश में चली आ रही है, पहले से मौजूद है। ऐसा ही तो होता है, अब कोई भी पिता होता है, उनके ना होने के बाद वो उसके बेटे का हो जाता है, फिर उसका बेटा होता है, ऐसे ही ये सब चलता आ रहा है। ठीक है, देखिए कुरुवंश, पांडव और कौरव, ये जो हम महाभारत देखते आ रहे, पांडव और कौरव,
ठीक है, ये हमें पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये कौन से वंश के थे? ये कुरु वंश के थे। और पांडव और कौरव के बीच क्या हुई थी? ये देखिए लड़ाई हुई थी। पांडव और कौरव के बीच लड़ाई हुई थी। किस चीज को लेकर? भूमि और सत्ता को लेकर लड़ाई हुई थी। पांडव और कौरव के बीच लड़ाई हुई थी किस चीज को? भूमि और सत्ता। ठीक है, पांडव की जीत हुई, इसमें पांडवों की जीत हुई थी। ठीक है, जीत होने के बाद उत्तराधिकारी पितृवंशिकता घोषित किया गया। मतलब कि जीत होने के बाद उत्तराधिकारी उसी को घोषित किया गया जो पितृवंशिकता है। ठीक है, आगे देखिए पितृवंशिकता। पिता के बाद पुत्र का उसकी संपत्ति पर अधिकार होता है। ठीक है, कभी पुत्र न होने पर भाई या किसी संबंधी को उत्तराधिकारी भी बनाया जाता है। मतलब देखिए, अभी कोई पिता है, उनकी कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, उनका कोई लड़का नहीं है, तो उसके या तो भाई या फिर कोई अन्य संबंधी, कोई भी रिश्तेदार, उसको उत्तराधिकारी बनाया जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विवाह के नियम। अभी देखिए दो तरह के विवाह होते थे। एक तो देखिए अंत विवाह पद्धति, दूसरा है बहि विवाह पद्धति। ठीक है, देखिए अंत विवाह पद्धति में क्या होता था? गोत्र के अंदर विवाह कर सकते थे और अपनी कुल जाति में भी कर सकते थे। जो अंत विवाह पद्धति ना, उसमें जैसे कोई भी सेम गोत्र का हो ना, तो उसके अंदर विवाह कर सकते थे। गोत्र समझ रहे हो ना आप? तो उसके अंदर विवाह कर सकते थे, और जैसे उसी की जाति वगैरह को हो तो कर सकते। लेकिन जो एक बहिर्विवाह पद्धति थी ना, इसमें गोत्र के बाहर विवाह किया जाता था। जैसे अभी ये शादी वगैरह होती है, तो पहले माँ बाप वगैरह गोत्र वगैरह मिलाते हैं ना, कि सेम ना हो, अलग अलग होने चाहिए, फिर की जाती है शादी। और सेम जाति के नहीं हो, अलग अलग के हो तो की जाती है। गोत्र सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये है अंत विवाह पद्धति में देखिए एक तो गोत्र के अंदर विवाह कर सकते थे और अपनी जो जाति वगैरह होती थी ना, उसमें विवाह कर सकते। लेकिन जो बहिर्विवाह पद्धति है ना, इसमें गोत्र के बाहर करते थे। ठीक है, सेम गोत्र वालों को नहीं करते थे, अलग होने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए पितृवंशिक समाज में पुत्र का बहुत महत्व होता था। जी हाँ, देखिए जो पितृवंशिक समाज है ना, उसमें पुत्र का बहुत महत्व होता था। मतलब कि जैसे पिता उनके यहाँ लड़का पैदा हुआ है तो वो बहुत महत्व होता था, क्योंकि उसकी संपत्ति का अधिकार सब उसके बेटे को होता था, उसके पुत्र को होता था। आगे देखिए पुत्री को अलग प्रकार से देखा जाता था। जो लड़की होती थी ना, उसको अलग प्रकार से देखा जाता था, तथा पुत्री का विवाह गोत्र के बाहर किया जाता था। जो लड़की होती थी ना, उसका विवाह जो गोत्र होता था ना, उसके बाहर किया जाता था, सेम गोत्र में नहीं किया जाता था। और कन्यादान पिता का अहम कर्तव्य माना जाता था। जो लड़की का कन्यादान होता है ना, वो पिता का अहम कर्तव्य माना जाता है, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा नए नगरों का उद्भव हुआ तथा सामाजिक नियम बदलने लगे। देखिए नए नगरों का उद्भव हुआ और जो सामाजिक नियम थे ना, वो बदलने लगे। जैसे गांव में और शहरों में डिफरेंट होता है ना। जैसे गांव में जाते हैं तो कुछ बहुत सी पुरानी वगैरह चीजें होती है, और हमारे यहाँ पे शहर में नई चीजें होती है। तो जो गांव वाले होते हैं ना, वो नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो यही मानते हैं कि जो हमारे गांव में है, जैसा भी है वो ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे शहरों में जो है वो ठीक है, हम जल्दी से गांव वालों के वो नियम वगैरह नहीं मान सकते। ठीक है, तो ये देखिए जैसे जैसे नए नगरों का उद्भव हुआ तो जो सामाजिक नियम है ना, सोच वगैरह, वो बदलने लगी। क्योंकि क्रय विक्रय के लिए लोग नगरों में आते थे, खरीदारी करने के लिए और कुछ बेचने के लिए, खरीदने के लिए लोग नगरों में आते थे, इसलिए सामाजिक नियम बदले। आगे देखिए नए विचारों का आदान प्रदान होने लगा। जो नए विचार थे ना, उसका आदान प्रदान होने लगा। इसलिए आरंभिक विश्वासों एवं व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे। जो आरंभिक विश्वास एवं व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगने लगे। ठीक है,
इन्हीं को चुनौती देने के लिए ब्राह्मणों ने आचार संहिता बनाई तथा इसका पालन सभी को करना पड़ता था। देखिए, ब्राह्मण लोगों ने आचार संहिता बनाई और सभी को इस संहिता का पालन करना पड़ता था। आगे देखते हैं। 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन हुआ और इनको धर्मसूत्र तथा धर्मशास्त्र में डाल दिया गया कि इन नियमों को मानना है, कि ये जो नियम है ना इनको सभी को मानना है। ठीक है, आगे देखिए। इसमें सबसे अहम था मनुस्मृति। मनुस्मृति में बहुत सारे नियम बताए गए। इसमें इन नियमों का पालन करने की बात कही गई थी। जो सबसे अहम थी ना वो मनुस्मृति थी और मनुस्मृति में इन नियमों का पालन करने की बात कही गई थी। आगे देखिए, धर्मशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह के नियम बताए गए थे। मतलब कि 8 प्रकार से विवाह हो सकता था, 8 प्रकार के नियम थे। इसमें शुरू के जो 4 थे ना वो अच्छे माने जाते थे। मतलब जो शुरू के जो 4 थे ना वो अच्छे माने जाते थे और जो बाद के 4 थे ना वो बुरे माने जाते थे, अच्छे नहीं माने जाते थे। जो एक तो शुरू के 4 नियम है वो अच्छे माने जाते थे और जो बाद के 4 नियम है ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाते थे। देखिए, हमारी जो 12th की एनसीईआरटी बुक है उसमें कुछ बॉक्स दिए होंगे जिसमें ये सब चीज डिटेल से दी होगी। मैं चाहती हूँ आप एक बार अपनी एनसीईआरटी में से वो बॉक्स खोल के जरूर देखें, उसमें ये नियम वगैरह अच्छी तरह डिटेल से दिए हुए हैं। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे कोशिश किया आपको अच्छे से समझाने की, लेकिन फिर भी आप एक बार अपनी एनसीईआरटी बुक में से वो बॉक्स है उनको देखिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्त्री का गोत्र। देखिए, गोत्र पद्धति 1000 ईसा पूर्व से प्रचलन में आई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था गोत्र के आधार पर ब्राह्मणों का वर्गीकरण करना। जो ब्राह्मण थे ना उनका वर्गीकरण करना। देखिए, प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। जो ये ऋषि वगैरह होते थे ना इनके नाम पे गोत्र होता था। उस गोत्र के सदस्य खुद को ऋषि का वंशज मानते थे। आगे देखिए, गोत्र के नियम। देखिए, पहला तो विवाह के बाद स्त्री को पति का गोत्र मिल जाता था। सेकंड है, एक ही गोत्र में विवाह की मनाही थी। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा उपवाद भी पाए गए कि सेम गोत्र में शादी कर ली है। मतलब कुछ जगहों पर ऐसा भी पाया गया कि जो सेम गोत्र होते हैं ना, जैसे किसी के लड़के और लड़की का सेम गोत्र है तो उसमें शादी कर ली गई थी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, गोत्र अलग अलग होने चाहिए। आगे देखिए, सातवाहन राजाओं में यह प्रथा विपरीत थी। विपरीत मीन्स अलग, अपोजिट थी। ठीक है, अलग थी। देखिए, सातवाहन राजाओं के नाम से पता लगा कि वहां स्त्रियों को विवाह के बाद भी अपने पिता का गोत्र रखते थे। मतलब कि शादी के बाद भी जो लड़की होती थी ना सातवाहन राजा में, जो उनकी रानियां होती थी, वो शादी के बाद भी अपने पिता का गोत्र इस्तेमाल करती थी। और ऐसा नहीं होता ना, मतलब शादी के बाद जो लड़की होती है वो अपने पति का, अपने हस्बैंड का गोत्र इस्तेमाल करती है, यूज करती हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें देखिए, सातवाहन राजाओं के नाम से पता लगा कि वहां की जो स्त्रियां ना वो विवाह के बाद भी अपने पिता का गोत्र इस्तेमाल करती थी, अपने पिता का गोत्र रखती थी। ठीक है, देखिए, सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा को मानते थे। बहुपत्नी मतलब कि उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, उनको मानते थे। और कई रानियां तो एक ही गोत्र की थी। जो सातवाहन राजा थे ना उनकी कई रानियां एक ही गोत्र की थी। तो ये 3rd चैप्टर का पार्ट 1 था हमारा, यहीं पे खत्म हो रहा है। अब इसके 3rd चैप्टर के पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी लेके आ रही हूँ। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक